अखिलेश जी से खतरा क्या आप लोगों को? हमें खतरा हर है। वो जो हिंदुस्तान में हिंदू के नाम पर जो आज दशकंदर नहीं रावण है, आज रावण तो है नहीं कि 10 शीश वाला जिसे हम पहचाने। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं, अखिलेश हो चाहे बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं इस धरती पे कि देश चलाना खेल नहीं है। पूछो उन फनकारों से 30 के 10 से 15 मिनट में अल्ट्रासाउंड की सर व्यवस्था नहीं अरे है। वो तो देखिए इतने जिले हैं इतने बड़े, तो कहीं न कहीं बिगड़ेगा। एक बिगड़ी हुई चीज जहांगीरगंज की बात में देखा, एक बिगड़ी हुई, देश चलाना खेल नहीं है। पूछो उन फनकारों से। और देश चलाना लोहा काटना कागज की तलवारों से में कि भारत की तकदीर लिखकर तस्वीर बदलने आए हैं, भारत माँ के बेटा है, भारत का मान बढ़ाए हैं और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराए हैं, महक उठी भारत की माटी भगवा रंग लहराए हैं। आज वहां हजारों साल से जख्मी किया भारत की छाती को, मिटाना चाहा खुशबू राम की भारत की माटी से। अरे मिला वरदान भारत माँ का, राम की खुशबू फैलाए, दुनिया करती है सलाम ओद में राम को लाया। ये सिंहों के सावक सुनो कभी श्वानों से डरा नहीं करते, सिंहों के सावक सुनो कभी ढांगों से डरा नहीं करते, और कौवा के कभी कोसने से मृग सावक मरा नहीं करते। इसलिए पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे जनता न्यूज लाइव। लोगों के स्टूडियो में खबरें आप देखते रहते हैं, लेकिन आज जनता न्यूज लाइव आप स्टूडियो की खबर आप तक प्रकाशित करता है, जो कि आज सवाल नहीं बवाल होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपको रोकड़े खड़े कर देंगे, जो शिक्षा, बेरोजगारी और जो भारत पाकिस्तान की लड़ाते रहते हैं, लोगों से बवाल करते रहते हैं। लेकिन आज निषाद जी हमारे साथ, राजा राम निषाद जी हमारे साथ है, उनसे सवाल के साथ साथ बवाल बहुत होगा। आप देखते रहे जनता न्यूज लाइव। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल को। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा राम निषाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक सक्रिय सदस्य हूँ और एक ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सबसे पहले जो ज़रूरत है, हमारी जो भारत पहचान है, जिस देश में रहते हैं उस देश से हमारी पहचान होती है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की आवाज़ हमारी पहचान है, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर हमारे देश की संस्कृति सभ्यताएं हमेशा बनी रहेगी तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारा भारत आज़ाद रहेगा, हम आज़ाद रहेंगे और हमारी सभ्यताएं पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा चाँद बन करके चमकती रहेगी। उसके हिसाब से मुझे सम्मान मिलेगा। जी। तो इसलिए पहला सवाल सर, हमने जैसा है कि आपने कहा, हमने कहा ना कि आज सवाल नहीं बवाल होगा, तो स्टूडियो में आप बने रहें। और पहला सवाल आपसे पूछते हैं, बीजेपी का हर नेता, आप भी बीजेपी के सर नेता हैं, लेकिन किसी भी सवाल को पूछने पर भारत पाकिस्तान करता है, गाय गोबर की बात करता है, भागता क्यों है सर? पहला सवाल। पहली चीज़ तो मानवर में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब किसी चीज़ की तुलना होती है तो घर से दूसरे घर की तुलना होती है, एक गांव से दूसरे गांव की तुलना होती है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले की तुलना होती है। आज अगर देश की तुलना होती है तो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी देश के साथ तुलना होना चाहिए। वो चाहे तालिबान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कोई भी देश। इसलिए पाकिस्तान का नाम लेने कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान तो कहा, किसी ने कहा था ना कि चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती मानो दीप दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। और पाक तेरा भारत तेरा बाप है बेटा, पाक तुझे अज्ञात नहीं, और सूरज जुगनू ललकारे तेरी है औकात नहीं। इसलिए हम पाकिस्तान हमारी बराबरी क्या करेगा। लेकिन रह क्या गया कि एक सवाल, एक वाकया आपको मिला होगा। मैं बहुत छोटी सी वाकया बता देना चाहता हूं। योगी और मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं और भारत के प्रति एक देशद्रोही का काम करते हैं, तो जैसे हमारे देश का एक वीर नौजवान एक स्ट्राइक में उसके जब हवाई जहाज में उसके जब जहाज क्रैश होती है, वो पाकिस्तान की धरती पर गिरता है और पाकिस्तान की सेना उसे कैद करती है। और जब भारत को पता चलता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री उनको जवाब देता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना पड़ा कि नंदन तो अभिनंदन है, नंदन तो अभिनंदन है, पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं। और मोदी का आदेश हुआ, मिसाइल का मुंह मोड़ दिया। अरे थर थर कांप उठा पाक, इमरान ने हाथ को जोड़ लिया और बाइज्जत वीर बहादुर को सरहद पर लाकर छोड़ दिया। पाकिस्तान थर थर कांप रहा था। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को, मैं उसको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ मुख्यमंत्री को। और उन्होंने संदेश दिया कि मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं दुनिया के आतंकवाद का राज मिटाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे आंखों की चिंगारी है और भारत को विश्वगुरु बनाने की पूरी तैयारी है। ए अभिनंदन को छोड़ दो, पाकिस्तान बाइज्जत बन। एक तो ये शेर है, इसकी दहाड़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसे बाइज्जत सरहद पर ला करके छोड़ दो, तुम्हारा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। इसलिए पाक हमारी क्या बराबरी करेगा। लोग महंगाई की बात करते हैं, लेकिन मैं महंगाई पे कहना चाहता हूं कि महंगाई अगर देखना है तो मैं आज कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या
सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी महंगाई को देखा जाए तो कोई महंगाई हमारे देश में नहीं है। अगर महंगाई की बात लोग करते हैं, विरोधाभास की बात करते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते महंगाई हो गई, तो मैं पूछता हूँ पाकिस्तान में कौन सी भारतीय जनता पार्टी बैठी है कि जो हमारे यहाँ आता 30 रुपये 32 रुपये बिकता और 90-95 रुपये में बिकता है, जो हर सामान 3 रेट का बिकता है। तालिबान में कौन सी सरकार बैठी है, बांग्लादेश में कौन भाजपा सरकार बैठी है। तो एक विरोधाभास है, इस विरोधाभास के साथ नहीं होना चाहिए। देश के देखें तो अभी चुनाव जब था तो थोड़ा सस्ता हो गया सामान, जैसे आप पेट्रोल डीजल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का 2-2 रुपये दाम बढ़ गया। क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेन कारण तो यह है कि मानवर आप भी भारत के हैं, मैं भी भारतीय हूँ। हम किसी जात धर्म को मानने वाले, सबको आज़ादी मिला भारत में। जैसे कि मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप एक दिन का जनसंख्या का रेट लगा लें कि आज कितनी जनसंख्या है, कल की कितनी जनसंख्या होगी, तो ये तो 2-4-10 रुपये घटना बढ़ना आम बातें हैं। कोई महंगाई नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये एक विरोधाभास है कि जब किसी को कुछ नहीं मिला, लोमड़ी का अंगूर नहीं मिला, तो लोमड़ी सीधे कहती है कि भैया अंगूर खट्टे हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्यों विरोध करे भैया। और मैं कहता हूं कि कोई आज तक भारत का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने कहा कि अगर 10 मुस्लिम हैं और 10 लोग हैं और 10 मस्जिद बनी है तो 11वीं मस्जिद बना रहे, तुम कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि मस्जिद बनाने से विकास नहीं होगा, मस्जिद क्यों बना, रोजगार नहीं होगा। कभी कोई सिख सुनते हुए मैंने नहीं देखा। तो एक विरोधाभास है, एक लोगों के अंदर दिमाग के अंदर फजूल बातें हैं और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं मानवर। जैसा गाय गोबर पर लोग, अगर बीजेपी किसी नेता से अगर पूछा जाए तो लोग गाय गोबर को पहले रख देते हैं, किस नजरिए से? बता देना चाहता हूँ, गोबर का मतलब होता है कि हमारी गाय जो माता है, वाकई जिसका हम दूध पीते हैं वो माता है, मानना भी चाहिए। ये कहता है, देश का संविधान कहता है, देश का इतिहास कहता है, देश का विकास कहता है। तो गाय का गोबर इतनी प्रकार के वो घासें खाती है, इतनी प्रकार के मतलब तत्व तो खाती है वो, कि जिससे उसमें एंटीबायोटिक होता है कि किसी भी ज़मीन पर जो वायरस अगर गाय के गोबर से लीप दिया जाए तो ज़मीन का वायरस मर जाता है। और जो उसके पेशाब है, उस पेशाब को रिसर्च किया जाए, वो चाहे इंसान ही कि क्यों ना पेशाब हो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उसमें तमाम प्रकार के मिनरल, तमाम प्रकार के तत्व अगर घातक है तो उसमें फ़ायदा करने वाले भी तत्व हैं। इस नाते गाय और गोबर का हमेशा सम्मान हुआ है और होता रहेगा, इसमें कोई दो राय। अखिलेश जी की बात ले लीजिए, अखिलेश जी कहते हैं कि गोबर गौशाला से बदबू आती है, जबकि उसी गोबर के कंडी से उनके बाप दादाओं ने जीवन को बिताया। तो गैस नहीं था, तब हमारे पास हीटर नहीं था, बाप दादाओं ने गैस उसी उपला बना करके उसी में भौरी सेक के, लिट्टी सेक के और दाल रोटी बना करके जीवन यापन करें। उनको शर्म लगनी चाहिए, कम से कम इतना तो कहना चाहिए, अरे कुछ तो देख करके बात करो। क्यों तुम्हें कुर्सी की लालच है, तुम्हें सत्ता की लालच है, घर परिवार को मंत्री विधायक बनाने की लालच है? तुमने देश की कौन सी पहचान बनाया है? तुमने देश की पहचान को मिटाया अखिलेश जी। और 17 जाति के ले लीजिए, अखिलेश जी ने क्या किया कि हम नींव के पत्थर बने वो मीनार बन गए, हम नींव के पत्थर बने वो मीनार बन गए, हमारे कंधों पे पैर रख के वो सरकार बन गए, हमको इतना पछाड़ा के नीचे गिरा दिया, इतिहास के पन्नों में सर्वाधिक पिछड़ा बना दिया। मुलायम सिंह आए, पिछड़े के नाम पर राजनीति किए, तो उन्होंने क्या कहा, हम पिछड़े के नेता हैं, हम पिछड़े को अधिकार देंगे, सबकी हिस्सेदारी भागीदारी देंगे। लेकिन मानो उन्होंने क्या किया, मुलायम सिंह आए तो पिछड़ा बना दिया। अब अखिलेश भैया जब हम आए, हमारे नेताजी, तो क्या किए, अति पिछड़ा से सर्वाधिक पिछड़ा बना के 17 जातियों की कमर को तोड़ दिया। उनकी बेरोजगारी, उनकी भूखमरी, उनका इतिहास, उनका विकास, उनके बच्चों का अस्तित्व, उनके बच्चों का भविष्य। क्या लगता है अखिलेश जी से खतरा है क्या आप लोगों को? हमें खतरा हर वो जो हिंदुस्तान में हिंदू के नाम पर जो आज दशकंदर नहीं रावण है, आज रावण तो है नहीं कि 10 शीश वाला जिसे हम पहचाने, जो राम का विरोध करता है, जो राम का विरोधाभासी। आज अखिलेश जी राम का विरोध करते हैं? कौन? अखिलेश जी। क्यों नहीं, राम को तो कभी उन्होंने माना ही नहीं। अगर राम का सम्मान करते तो उनके पिताजी का गंगा स्नान हुआ, उसके बाद वो स्नान करने गए थे महोदय, स्नान करे, उनका कल्याण हो, ये तो अच्छी बात है कि उनको सद्बुद्धि आ गई, वो तो पहले उनको कर लेना चाहिए था। अब राम का नाम का इस नाते विरोध करते कि उनके पिताजी ने कार सेवकों पर, अगर भारत में हम राम की बात ना करें तो क्या हम पाकिस्तान में राम की बात करेंगे? बात कर रहे थे भाई, उनके पिताजी ने, मैं कहता हूं जो बेहद कार सेवक हमारे राम पहचान, हमारे राम आदर्श हैं, उनका एक चरित्र है कि उसी अयोध्या की धरती पर जब भी मुराद और सुजा का अक्सर उनका भाई काट करके अपने थाल में सजा कर अपने बाप को पेश किया, नजरबंद किया था, और वही राम थे कि एक आज्ञा पिताजी की पा करके और राजपाट छोड़ करके वन में चले गए। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का सम्मान करना हमारा नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। इंडोनेशिया हमारी हिंदू आबादी ने लिखा है, 1 महीना रामलीला चलता है, उनके चरित्र का हम वर्णन कर लें, उनके चरित्र को हम देख लें, तो भरत जैसा भाई और राम जैसा भाई और हमारे भगवान निषाद राज जैसा मित्र मिलना कठिन है। अगर ऐसे लोग इस तरह का अनुसरण कर लें तो शायद मैं समझता हूं कि भारत के सबसे बड़ा उनका जीवन होगा, सबसे बड़ा उनका उद्देश्य होगा। और कहते हैं ना कि दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान से क्या मिल पाओगे, हम जीवन जी कर जाएंगे, तुम जीवन छोड़ कर जाओगे। तो जो उनको मिला हुआ जीवन है, उस जीवन को आसानी से जी सकते हैं। और मान लिया हमने कि
राम जी का विरोध अखिलेश जी करते हैं, आपका मानना है कि उन्होंने विरोध किया, लेकिन आपके मोदी जी हो, योगी जी हो, यहाँ तक कि अंबानी परिवार हो, जब विदेश में जाता है तो उन्होंने क्यों राम की महिमा को वर्णन वहाँ नहीं करता? वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्यों ऐसा शब्द उनके मुँह से? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बुद्ध जी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, हमारे महापुरुष हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि योगी और मोदी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो कान खोल करके सुन लेना चाहिए। विरोध नहीं हमने कहा। देखिए, जोगी और मोदी क्या है? वो भारत के भाग विधाता है, भारत नहीं बोलते हैं। देखिए, भारत के भाग विधाता है, भारत की गौरव गाथा है, और पतित पावनी निर्मल गंगा हिमालय भी शीश झुकाता है, और धरती जैसा धैर्य जिसका सागर जैसा लहराता है। और सारी दुनिया के लोग बोल रहे हैं जोगी से मेरा नाता है, मोदी से मेरा नाता है। उन्होंने क्या कहा था? कश्मीर की धरती को आप देखते थे कि कश्मीर हमारे देश में रह करके, और कश्मीर में क्या था, हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से लेकर के हर व्यवस्था देखती थी, लेकिन हमारे देश का संविधान वहाँ लागू नहीं होता था, वहाँ आतंकवाद चरम सीमा पर था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कश्मीर में कि भारत की तकदीर लिखकर तस्वीर बदलने आए हैं, भारत माँ के बेटा हैं, भारत का मान बढ़ाए हैं, और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराए हैं, महक उठी भारत की माटी भगवा रंग लहराए हैं। आज वहाँ अमन चैन आ गया, वहाँ शांति आ गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि आज वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चों की बच्चियों की सबकी शिक्षा वहाँ उपलब्ध हो गई है, और सब लोग निडर होकर दिन से लेकर के 12 बजे रात तक अपने कार्य में लगे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई आतंकवाद नहीं है। इस तरह का देश होना चाहिए। हमने सवाल जो पूछा आपने घुमा दिया। हमारा सवाल था कि अगर विदेशों में लोग जा रहे हैं तो राम जी को क्यों नहीं चरितार्थ करते हैं, वहाँ पर बुद्ध धर्म को क्यों सामने रखते हैं? हमारा प्रश्न ये था सर। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, चैनल के लोग, आप आईना के रूप में हर चीज़ को दर्शाते हैं। ये भारत की मिट्टी से हमारे बुद्ध जी भगवान पैदा हुए, इसी भारत की मिट्टी से हमारे राम जी पैदा हुए। उस मिट्टी के जब हम एक ही माँ के गोद से राम पैदा हुए, एक ही माँ के गोद से रहीम पैदा हुए, एक ही माँ की गोद से बुद्ध जी पैदा हुए, तो चाहे बुद्ध जी की बातें हो, चाहे उनके चरित्र की वर्णन हो, चाहे राम के चरित्र का वर्णन हो, चाहे भारत के किसी महापुरुष का वर्णन हो, मैं समझता हूँ कि राम का वर्णन भी है वही, और बुद्ध जी का भी वर्णन है। इसमें कोई अंतर नहीं मुझे दिखता। अगर किसी को अंतर दिख रहा तो अलग बात है भाई। सर, दूसरा सवाल हम पूछेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट इस समय बनी है, सबसे बता रहे हैं कि अमना चमन है, सुख शांति आ गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो सर सर्वाधिक रेप जो हुए हैं बीजेपी के जो अच्छे खासे नेता, जिसको गद्दावन नेता कहा जाता है, उनके दाग के छींटे उन पर क्यों नजर आ रहे हैं सर? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश का जिस तरह से एक वृक्ष होता है, सबको छाया देता है, फल देता है, वृक्ष कभी कोई गलती नहीं करता है, न किसी के पास जाता है। उसके जो टखने होते हैं, उसके जो पौधे के जो उसके डालें होती हैं, कभी कभी नादानी करते, कहना है कैसे कह रहे हैं कैसे निभे बेर केर के संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटा तंग। दोषारोपण तो होता रहता है, ये हर सरकार में हुआ है, और ये कहीं ना कहीं कम बेसी होकर के होता रहेगा। और मिला करके कोई भी सरकार हो, जैसे कुंभ की बात ले लीजिए, तो कुंभ को मैंने देखा कि मतलब वो जो पुरानी आस्था हमारे देश की थी, हमारे भारत की भारतीय परंपरा है, तो मैंने देखा कि उसमें इतना बड़ा विशाल जनसैलाब था, तो इस नाते कहना पड़ा कि चांद सारे सूरज इतिहास लिखेंगे, टूटा विश्व का रिकॉर्ड प्रयागराज लिखेंगे, और 55 करोड़ आस्था का आगाज लिखेंगे, महाकुंभ के सफलता का राज लिखेंगे, और योगी मोदी का सफल प्रयास लिखेंगे। कितनी अटूट भीड़ होते हुए, पूरी दुनिया की आबादी से ज़्यादा भीड़ होते हुए, उसको इतनी कायदे से निभाने का काम, छोटी मोटी घटनाएं हुई, मुश्किलें मानता हूँ। कोई ऐसी सरकार बताइए कि जो दूसरा कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता और लिख करके देता कि घटनाएं नहीं घटती, तो मैं इसको लिए मानता हूँ। तो ये तो आम बातें हर जगह हुई है, होती रहेगी कि अब कौन कहाँ मरेगा। हमारे कबीरदास जी हैं। अच्छा सर, मान लीजिए वहाँ पर करोड़ों अरबों लोग गए, आस्था की डुबुक्की लोग लगाए, उसको तो गिनने के लिए मीडिया थी और सरकार लगी हुई थी, गिन करके तुरंत काउंट कर लेती थी, इतने लोगों ने वहाँ पर डुबुक्की लगाई, लेकिन जब मरने वालों की संख्या आई तो क्यों नहीं गिन पाई? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी ने कहा कि भाई एक हाथ की कांकर थी तो 9 हाथ की बिया कैसे हो गई, तो लोग उनका कहते कहते हो गए, क्योंकि हमने नहीं देखा, और हमको लगता आपने भी नहीं देखा, और मुझको लगता है कि भारत के 99% लोगों ने नहीं देखा। तो केवल एक कहने में, दूसरे से कहने में और समझने में अंतर आया, और कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, छोटी मोटी जो भी घटनाएं घटी या उसको बड़ा ही माना जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन मिला जुला करके इतनी सफलतापूर्वक और इतनी जल्दी उतनी भीड़ में इतना कंट्रोलिंग कर ली गई, इस सरकार की सराहना करने के योग्य है। जबरदस्ती लगाई गई, ये कितने लोग मर रहे हैं सर, कहाँ तक सही है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि संसार में
जो भी चीज़ें हैं कुछ फ़ायदे होती हैं, किसी में 100% का फ़ायदा आज तक मिला नहीं, किसी 100% का नुकसान नहीं मिला है, किसी में 70%, किसी में 75%, किसी में 80-90%। जो कोरोना काल था, जबरदस्ती सर वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई गई? जबरदस्ती किसी को नहीं लगाया गया है, किसी को ना पकड़ा। अखिलेश जी बार बार विरोध करते रहे। नहीं, अखिलेश जी कि का आप लोग मत लगवाइए। अखिलेश जी का विरोध करना काम, उनके पास कुछ बचा नहीं, न भारत की संस्कृति के लिए कुछ बचा है, न भारत की सभ्यता के लिए कुछ बचा आप है, देखें तो लोग ज्यादा हार्ट अटैक के लिए कुछ बचा हुआ है। हार्ट अटैक सर ये ज्यादा तो लोग मर रहे हैं। आज क्या है, आज हम आप केमिकल खा रहे हैं, सब्जी में सारे केमिकल पड़े, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके तरीके उबाल कर खाया जाए, बनाया जाए, उसको आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप चिकनी चीज़ें खा रहे तो आता ऑटोमेटिक एक शुगर आपका लेवल बढ़ रहा है। तो क्या मोदी जी और योगी जी शुगर की दवा थोड़ी बांट रहे हैं कि सबको जो है शुगर हो जाए? वैक्सीन सर जबरदस्ती लगवाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने नहीं कहा। एक भी प्रूफ अगर दिया जाए तो अगर उसमें दिया जाए कि मतलब किसी ने ज़बरदस्ती कोई साबित करे तो ऐसा सर अच्छा, जो उनका सर्टिफिकेट निकल रहा था, मोदी जी का फोटो उस पर आ रहा था सर्टिफिकेट पर, और लेकिन जैसे विवाद में आया मोदी जी का और योगी जी का फोटो ही गायब हो गया। नहीं देखें, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ऐसे कोरोना काल के स्थिति में जो पूरी दुनिया त्रस्त थी, हमारे मोदी जी ने इतनी तेज़ी से हमारे देश के वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी मेहनत से जो वैक्सीन को बनाया। 128 देश, जो दुनिया के लोग कहते थे कि भारत की आबादी सबसे बड़ी, भारत के लोग मर जाएंगे, वहाँ लाश उठाने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन मोदी जी ने सीना तान कर कहा कि तुम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे देश का वैज्ञानिक जिंदा है, हमारे वैज्ञानिक मुझे भरोसा है। और भारत के साथ साथ 128 देशों को निःशुल्क इतनी बड़ी व्यवस्था, लोगों ने कहा मोदी जी से कि थोड़ा शुल्क लगा दिया जाए, भारत की अर्थव्यवस्था टूट जाए, उनका कोई किसी शुल्क नहीं लिया जाएगा। हर गरीब तक, हर झोपड़ी तक और हर उन दबे कुचले लोगों तक वैक्सीन को पहुंचना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसलिए मैं योगी मोदी का धन्यवाद देना पूरे देश के लोगों को भी देना चाहिए कि भारत की पहचान बढ़ रही तो काहे की बुराई, भारत की संस्कृति आगे बढ़ रही तो काहे की बुराई, भारत का जो है ये आवाज़ उठ रही है तो काहे की बुराई। क्योंकि ये भी देखे होंगे कि हजारों साल से जख्मी किया भारत की माटी को मिटाना चाहा खुशबू राम की भारत की छाती से, हजारों साल से जख्मी किया भारत की छाती को मिटाना चाहा खुशबू राम की भारत की माटी से। अरे मिला वरदान भारत माँ का, राम की खुशबू फैलाया, दुनिया करती है सलाम ओद में राम को लाया। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, अखिलेश हो चाहे बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ इस धरती पे कि देश चलाना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से। देश चलाना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से। और देश चलाना लोहा काटना कागज की तलवारों से। तलवार से कागज को काटा, जो राम मंदिर का लोग बवाल मचाए थे 500 वर्षों से, उसे काटने का काम मोदी और योगी जी ने किया। और 370-35 से हटा करके कागज की तलवारों से उस लोहे को काटने का काम योगी मोदी ने किया। इस नाते कहा गया था कि देश चलाना खेल नहीं, पूछो उन फनकारों से, और देश चलाना लोहा काटना कागज की तलवारों से। और मोदी की फनकारी देखी दुनिया के गलियारों ने, और सारी दुनिया गूंज उठी है जय श्री राम के नारों से। जैसा कि आप देखें, जनता न्यूज के स्टूडियो में खड़े हैं, अंबेडकर नगर और आलापुर विधानसभा में आप खड़े हैं, लेकिन सर बीजेपी ने काम क्या किया है आज तक? एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए है बसपा पार्टी को मैं देना चाहता हूं धन्यवाद। उस समय इन्होंने काम किया अंबेडकर नगर में, और जो बचा खुचा अखिलेश जी ने कुछ काम जो भी किया, थोड़ा बहुत जो बचा था उसे योगी और मोदी जी ने पूरा किया, पूरी ईमानदारी के साथ। क्या किया? अरे भाई, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप एक अस्पताल बताइए जिसमें दवा न पहुंच रही हो, आप एक अस्पताल जिसमें डॉक्टर न, जब सारी चीज़ आपने बना दिया। अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है सर, हर जगह है। आप कोई कह दे तो गलत है। चलिए मेरे साथ अंबेडकर नगर, आप वहाँ अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी लेकर के खून जांच की व्यवस्था नहीं है, बाहर व्यवस्था, ये तो 8 नंबर की बात मैं स्वयं करवाया हूँ। मैं उसका जहांगीरगंज की बात, देखिए सीटी स्कैन 10 से 15 मिनट में, अल्ट्रासाउंड की सर व्यवस्था। अरे वो तो देखिए इतने जिले हैं इतने बड़े, तो कहीं न कहीं बिगड़ेगा। एक बिगड़ी हुई चीज, जहांगीरगंज की बात में देखिए एक बिगड़ी हुई बात को लेकर के दौड़ रहे हैं, जो 99% बनी उसको आप ना तो सर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, ना तो सोनोग्राफी की व्यवस्था है। मैं सीटी स्कैन, देखिए सीटी स्कैन सबसे महंगा पड़ता है, और सीटी स्कैन मैं जिले में गया और मैंने देखा भी कि 15-20 के अंदर मेरा सीटी स्कैन हो गया। 2 बार हुआ, मैं अपने मित्रों को भी कराया, और जो भी लोग आते थे बड़े सहूलती के साथ सीटी स्कैन से लेकर के सोनोग्राफी और वहाँ एक्सरे, कोई ना माने तो चल करके मेरे साथ चले, मैं उसे दिखाता हूँ। तो सर यहाँ से अगर देखा जाए पूर्वी छोर से लेकर के अगर वहाँ तक 60 किलोमीटर की दूरी में एक जगह पूरे जिले में व्यवस्था है, और एमआरआई तो हम तो जानते हैं मंडल तक नहीं होगी सर, मंडल तक। देखिए एमआरआई के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैंने एमआरआई कराया भी नहीं, और मैं इतना बड़ा मरीज हूँ। तो गरीब आदमी बताइए, वोट दे रही है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, हाँ। ठीक है, वहाँ तक मैंने देखा व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अब कोई उसमें कुछ कह दे तो उसके लिए कोई क्या करेगा। और रही बात देखिए गरीबी अमीरी की, तो गरीब स्वयं अपने से गरीब है। लोग गरीबी देखना चाहते, महंगाई कहते, तो मैं चलता हूँ, मुझे महंगाई दिखाओ भैया, महंगाई है कहाँ? अभी चलो गरीबों को दिखाना, चलो दारू के ठीक है कि चलो वहाँ गरीब हमें दिखाओ। आप अंडा मीट मछली मुर्गी बकरा की दुकान पर हम वहाँ गरीब दिखाओ। आज कोई गरीब नहीं कि जिसके पास 10 दिन का राशन ना हो, 10 दिन का भोजन करने की व्यवस्था न हो। किसी को आयुष्मान के तहत या जैसे भी उसके इलाज भी हो रहे हैं, और तमाम भला हो रहा। अब विरोधी लोग उनका विरोधाभास काम करना काम है। अगला सवाल सर हम पूछते हैं कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में
बीजेपी क्यों दूर दूर तक खड़े हो जा रही है, ऐसा क्या है? ये तो थोड़ा सा आज हमारे अम्बेडकर नगर के लोग, आजमगढ़ के लोग पछता रहे हैं। कितने बड़े देश के भाग विधाता लोग आए हैं, जोगी मोदी, जो उनको परिवार से मतलब नहीं है, जो भी उनका समर्पण तो देश के प्रति है। अयोध्या में बताइए उतना भव्य और दिव्य मंदिर बना, वहां से क्या बीजेपी हार गई थी? नहीं, वो तो बात की बात होती है, जो भी स्वस्थ होता वो भी मरता है। ऐसा नहीं है, तो एक बहाना है कि हार गई फिर जीतेगी। वहाँ के लोग आज पछता रहे हैं, चाहे आजमगढ़ के लोग हों, चाहे अम्बेडकर नगर के, चाहे अयोध्या के लोग हों। अभी देखिए विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ का और मिल्कीपुर का, देखिए कितने अंतर से उनसे हारा। तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया। आने वाली समय में जो लोग गुमराह किए का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान, जबकि संविधान को लोग मानते हैं, हमारे बाबा साहब ने संविधान को बनाया, उस संविधान को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि ऐसे महापुरुष हमारी धरती पर पैदा हुए, उन लोगों ने ऐसे संविधान को बनाया कि झोपड़ी से लेकर के खुले आसमान से रहने वालों को सबको व्यवस्था सुविधा मिले। इसलिए कहीं कुछ नहीं विरोधाभास। सर, कहा जाता है कि बीजेपी शौचालय के अलावा कुछ नहीं दी है। तो शौचालय तो सबसे जरूरी था। शौचालय में जैसे किसी बहन बेटी का पेट खराब हो जाए, रात हो, तो उसको भाग करके खेत में जाना पड़ेगा, तो उसके साथ वहाँ छेड़खानी हो सकती है, कोई बदमाश मिल सकता है, उसके बाद तमाम अनहोनी घटनाएं घट सकती है। तो कम से कम तो बहुत अच्छी बात है, शौचालय जरूरी है। अगर में भोजन मिलता है तो हमें शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा धन्यवाद है योगी और मोदी का, उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया कि जिस चीज़ पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। और देखिए तमाम गरीबों को आवास भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। कई करोड़ आवास उन्होंने दिया है और दे भी रहे हैं, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। तो ये सब विरोधाभास करने वाले करते रहेंगे, लेकिन जो योगी और मोदी का काम वो कर रहे हैं और देश के लिए समर्पित हैं, ऐसे नेताओं की, वो नेता बन करके नहीं, भारत माँ के लिए बेटा बन करके भारत के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राजा राम निषाद जी थे, स्टूडियो में आए, वार्ता हुई, लेकिन जो भी सवाल छूट गया हो, आप लोगों को लगता है कि ये सवाल इस डिबेट में पूछना चाहिए था, वो छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में आप लोगों को फिर राजा राम निषाद जी से बात करेंगे। अब आप लोगों का जो कमेंट आएगा उससे फिर इनसे बात होगी। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।